स्वागत है आप सभी का COA की इस लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ PYQs। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक 2020-21 में पूछा गया था। आर्किटेक्चर बेसिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट या हार्डवेयर का डिज़ाइन होता है, ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ हम बात करेंगे CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इनको कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे बिहेव करेंगे वो, उनका फंक्शनल बिहेवियर क्या है, ये सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वही स्ट्रक्चर या डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हार्डवेयर्स में, और वो दो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं हमारा टास्क परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली फिजिकल अरेंजमेंट ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट्स और उनके कनेक्शंस की। ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है जब ये टॉपिक आएगा, और ये टॉपिक 2022 और 2023 में पूछा गया था। एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। तो हमें फंक्शनल यूनिट्स के बारे में बताना है। 4 होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट का काम है 3 मेन काम है: एक्सेप्ट, कन्वर्ट एंड सप्लाई। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि कंप्यूटर को छोड़ के बाकी जितनी भी आउटसाइड वर्ल्ड है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन उसे दे रहा है, यानी ह्यूमंस जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है उसका काम। देन इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है, तो उसमें कन्वर्ट करना है, और फिर यही इंस्ट्रक्शंस को सप्लाई करना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि इनपुट सारा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये डेटा को इनपुट सिस्टम से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन और यही डायरेक्ट करेगा आउटपुट डिवाइसेस को कि उन्हें क्या आउटपुट देना है। मीन्स सारा कंट्रोलिंग का काम ये करेगा। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ALU, सेकेंड इज CU। ALU का काम होता है कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड, और ये सारे ऑपरेशंस ALU परफॉर्म करेगा। CU का सिर्फ एक काम होगा कि उसे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना है। वो बेसिकली कोई काम नहीं कर रहा होता है, उसे सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना होता है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि मेमोरी को रीड करना, मेमोरी को राइट करना, और जो सिग्नल्स हैं उनके थ्रू उनके साथ में सिंक्रोनाइज करना, साथ में चलना। सो दिस इज़ द टास्क। फिर हम आते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की भी बेसिकली 3 काम है: एक्सेप्ट, कन्वर्ट एंड सप्लाई। एक्सेप्ट, ये जितना भी कंप्यूटर प्रोसेसर ने जो भी हम लोगों को रिजल्ट दिया है उसको एक्सेप्ट करेगा कोडेड फॉर्म में, पर ह्यूमंस उसे समझ नहीं सकते, तो ये उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड देन उसको सप्लाई करेगा टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि हम। तो ये बेसिक काम है आउटपुट यूनिट के। नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के 3 काम होते हैं। उसका काम तो यही है कि उसे डेटा को होल्ड करना है, पर किस तरीके से करना है वो है 3। पहला, जो भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शंस उसे दिया है कि इस पे प्रोसेसिंग करनी है उसको होल्ड करेगा। दूसरा, प्रोसेसिंग करने में जो भी और भी इंस्ट्रक्शंस लगेंगे इंटरमीडिएट, वो भी करेगा, और रिज़ल्ट जो भी आएगा प्रोसेसिंग करने के बाद बीच में उसको भी स्टोर करेगा, जिसको हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहा है, और अल्टीमेटली जो लास्ट में हमें रिजल्ट देना है उसको भी ये स्टोर करेगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरकनेक्शंस। सारे यूनिट्स के बारे में जान लिया, अब सारे यूनिट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं हम ये जानेंगे। तो ये कनेक्टेड है सिस्टम बस के थ्रू। सिस्टम बस क्या है? ये जो है, ये जो हमें दिख रही है, ये दिस इज़ द सिस्टम बस। सिस्टम बस बेसिकली एक वायर होता है या फिर सॉर्ट ऑफ कनेक्शन ऑफ वायर्स है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम पास कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के थ्रू, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर का सेट है। अब बस एक ही नहीं होती, एक ही वायर के थ्रू हम सारा डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हमें और भी बसेस चाहिए। सो सारे पर्टिकुलर काम के लिए बस अलग अलग होती हैं, और अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कनेक्शंस की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसको हम बस आर्किटेक्चर कहते हैं।
अब बस जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली है एड्रेस बस, दूसरा डेटा बस एंड तीसरा कंट्रोल बस। तो पहला हम शुरू करते हैं एड्रेस बस से। एड्रेस बस का काम होता है एड्रेस को मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पहुंचाना। मीन्स ये इसका काम है सिर्फ एड्रेस को कैरी करना, नाम से समझ आ रहा है। और इसकी जो विड्थ है वो डिटरमाइन करेगी कि हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने साइज़ के एड्रेस को वो होल्ड करके रख सकता है। अब हम इसको डायग्राम में भी देखें तो डायग्राम में भी हम देख सकते हैं ये एड्रेस लाइन से सारा यूनिडायरेक्शनल है, एक ही एरो बनाया है, इसमें भी एक ही एरो है, इसमें भी एक ही एरो है। नेक्स्ट डेटा बस। डेटा बस के नेम समझ आ रहा है। डेटा बस का मतलब जो बाइनरी डेटा को कैरी करता है, किस किस के बीच में, कंप्यूटर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। यहाँ सिर्फ इनपुट आउटपुट और मेमोरी था, यहाँ पे सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ये यूनिडायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बता रही थी, और यहाँ पे जो विड्थ है वो सीपीयू का वर्ड लेंथ बताएगी कि सीपीयू में कितना वर्ड लेंथ आ सकता है, और जो वर्ड लेंथ है वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम है सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स को कैरी करना। जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो बताएंगे कि किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, जो टाइमिंग सिग्नल्स हैं वो मेमोरी और इनपुट ऑपरेशन को, जो सीपीयू की क्लॉक है उसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि साथ साथ चलाना। नेक्स्ट वी हैव बस आर्बिट्रेशन। ये 2023 और 2024 के सेशन में पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज ये है एक कॉमन बस, एक सिस्टम यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है। अब एक टाइम पर ये भी इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है और ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ, तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन में बेसिक काम है सिस्टम करप्शन को कम करना और मैल फंक्शन को कम करना। सिस्टम करप्शन का मतलब ये है कि सिस्टम पूरा ही बंद हो गया, काम नहीं कर रहा। मैल फंक्शन है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ वर्क नहीं कर रही है सिस्टम में, तो दैट इज़ मैल फंक्शन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बस आर्बिट्रेशन। 2 होते हैं, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। सिंगल बस अगर सिलेक्ट हुई है, मीन्स सिंगल बस आर्बिट्रर है जो एक एक करके उन्हें रिक्वेस्ट दे रहा है, रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर रहा है, फिर एक्सेस दे रहा है एक एक करके, इकट्ठा नहीं, तो वो सेंट्रलाइज की कैटेगरी में आएगा। जब हम सबको इकट्ठा मीन्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड में। तो अब हमें इम्पॉर्टेंट ये पढ़ने डेजी चेन, पोलिंग मेथड और फिक्स्ड प्रायोरिटी। डेजी चेन मेथड में चेन से समझ आ रहा है कि सारे चेन के फॉर्म में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सारे सबसे पहले ये सिंपलर और चीपर मेथड होता है बहुत ज़्यादा। देन इसके लिए एक सेम लाइन यूज़ होती है, ये एक ही लाइन यूज़ हो रही होती है सबके लिए, जहाँ से बस रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, एंड बस बिजी भी यहाँ पे एक ही लाइन यूज़ हो रही होती है। अब सपोज करते हैं यहाँ पर इसने रिक्वेस्ट किया, इसको उस वक्त ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेजी चेनिंग में क्या करेगा, ये एक एक करके करेगा। पहले ये जब इसने रिक्वेस्ट की है तो ये इसको ग्रांट करेगा सिग्नल, और जब ये ग्रांट कर रहा होगा तो ये यहाँ से लाइन को बिजी कर देगा और ये फिर रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये वर्क करेगा। अब नेक्स्ट अगर इसकी बारी आएगी, जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा सिग्नल और ये यहाँ से बिज़ी कर देगा लाइन को, तो ना ये कर पाएगा ना ये, सिर्फ ये कर पाएगा। तो ऐसे ही सारे चीज़ में होता है, ये प्रोपगेशन को ब्लॉक कर देता है, फर्दर आगे कोई भी और रिक्वेस्ट ना कर पाए। तो ये काम अच्छा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर बाय चांस इसको रिक्वेस्ट करना है और यहाँ बीच में किसी एक सिस्टम में ख़राबी आ गई तो ये पूरा ही बंद हो जाएगा। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट आता है पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड या रोटेटिंग मेथड, बेसिकली इसमें एक साइकिल चलती है। तो इसमें क्या है, हमारे डिवाइसेस है D1, D2, D3, एक मास्टर बस है जहाँ से एक पोलिंग लाइंस गई हैं, एक बस रिक्वेस्ट गई है और एक बस बिजी, और ये सारे इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है वो सबके लिए यूनिक एड्रेसेस जनरेट करता है उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे। सपोज करते हैं हमें पता है कि ये इसकी प्रायोरिटी पहली है, इसका सपोज करो एड्रेस दे दिया 102, और सपोज करो इसकी प्रायोरिटी दूसरी है तो इसको दे दिया 103 एंड इसको दे दिया 104। तो ऐसे करके हमने प्रायोरिटी दे दी। अब इन तीनों में ये एक साइकिल लगाएगा, जो भी कंट्रोलर है वो तीनों में साइकिल करेगा। जिसकी पहली बारी आ जाएगी, उसने जिससे मास्टर ने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा है, तो उसको वो एक्सेस दे देगा और वो अपना काम कर लेगा। फिर देन फिर से साइकिल करेगा, फिर नेक्स्ट को देगा, ऐसे करते करते करेगा। तो ये काम है पोलिंग मेथड का। नेक्स्ट है फिक्स प्रायोरिटी। फिक्स प्रायोरिटी है जिसे हम इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें हर मास्टर के पास सेपरेट बस होता है रिक्वेस्ट और बस ग्रांट लाइंस होती हैं। मीन सबके लिए खुद का अपना अपना होता है, एक कॉमन नहीं होता है जैसे बाकी दो में था। इसमें बिल्ट इन डिकोडर होता है। बिल्ट इन का मतलब पहले से डिकोडर को पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी उसको सिलेक्ट करना है। तो डायग्राम देख लेते हैं। ये है, इस मास्टर के लिए एक अलग से बस ग्रांट है, एक बस रिक्वेस्ट अलग लाइन है। इसके लिए अलग बस ग्रांट है, अलग बस रिक्वेस्ट है। इसके लिए अलग बस ग्रांट है, अलग बस रिक्वेस्ट है। सबके लिए इंडिविजुअल है। तो अगर अब ये प्रायोरिटी के हिसाब से रहेगा, फिक्स्ड प्रायोरिटी। सपोज करो इसकी प्रायोरिटी पहले है या फिर इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो कुछ नहीं, इसको बिजी कर देगा, इस लाइन को बिजी रख देगा और यहाँ से इसको ग्रांट करेगा परमिशन, ये अपना काम कर लेगा और फिर बस नेक्स्ट आगे प्रोसेस करेगा। तो ऐसे करके ये बहुत आसान होता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 23-24 सेशन में पूछा गया है। अब प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को हम CPU ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि प्रोसेसर ही CPU है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ CPU एंड फोकस ऑन हाउ वेरीज। अब इसका काम क्या होता है कि CPU, अभी तक तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे सिर्फ कंप्यूटर की, अब प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब किसका ऑर्गेनाइजेशन? CPU का ऑर्गेनाइजेशन। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अरेंज्ड हैं। तो बेसिकली की कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे CU, ALU और AMU। मीन्स ये मेन है, बाकी और भी अदर कंपोनेंट्स है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, सिस्टम बस। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 टाइप की होती हैं जो हमें पढ़ना है। पहला सिंगल एक्यूमुलेटर, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक रजिस्टर। इसमें लिखा हुआ है ये 1 रजिस्टर ही चूज़ करता है। मीन्स ये एक इसके लिए हमें सिर्फ एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। जनरल रजिस्टर्स में बहुत सारे टाइप के रजिस्टर यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमने 7 रजिस्टर्स वाला देखा है जो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में किसी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्टैक को यूज़ करता है, पुश एंड पॉप का। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। सिंगल एक्यूमुलेटर में नाम से समझ आ रहा है, एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें एक ही एड्रेस फील्ड यूज़ होती है और इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पे बहुत कम टाइम लेती है, तो ये उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर नहीं, इससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है सिंगल एक्यूमुलेटर का डायग्राम जो कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इनपुट जब इसको कोई भी इंफॉर्मेशन देगा या ऑपरेंड को स्टोर करेगा, फिर कंट्रोल सिग्नल के पास जाएगा, कंट्रोल सिग्नल मेमोरी के पास जाके इसको फेच करेगा कहीं से ऑपरेंड को, फिर ALU को देगा, ये टास्क परफॉर्म करेगा और फिर ये आउटपुट को वापस से देगा। तो इस तरीके से कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 7 रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एड्रेस फील्ड्स यूज़ होती हैं। इसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है सिंगल एक्यूमुलेटर से, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, दिस वन बहुत सारी बुक्स में देखा होगा आई थिंक। यहाँ पे 7 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं, एक है बस ए एंड बस बी, ये ALU से कनेक्टेड है। यहाँ से जो भी आउटपुट होगा वो बाहर जाएगा या फिर किसी वन ऑफ द रजिस्टर्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन लाइंस होती हैं। सिलेक्शन लाइंस ये डिकोडर सेलेक्ट करेगा। इसने जो भी लाइन सेलेक्ट की हैं तो यहाँ से सिलेक्ट होकर किसी भी 2 रजिस्टर्स में गया। सपोज करें R5 R4 में गया, तो यहाँ से एक मल्टीप्लेक्सर के पास गया और यहाँ से इस मल्टीप्लेक्सर के पास गया, मीन्स दोनों के पास गया, ऐसे इसमें दोनों में हुआ। एंड देन यहाँ से मल्टीप्लेक्सर ने यहाँ से भी सिलेक्शन लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट हुई, एंड दोनों का जो भी आगे प्लस फर्दर है वो इनपुट के पास जाएगा। यहाँ से ऑपरेशन सेलेक्ट होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये चेक करेगा कि डिकोडर ही सिलेक्ट करेगा कि इसे बाहर देना है या फिर किसी भी रजिस्टर में स्टोर करना है। तो ये सारा काम होता है जनरल रजिस्टर में। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज़ द कंट्रोल वर्ड, एक बार ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन है ये। तो कंट्रोल वर्ड क्या है, ये कंबाइंड वैल्यू होती है ज़ीरोज़ और 1 की, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 0 1 0 0, ये एक वैल्यू हो गई, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसकी 4 फील्ड्स होती हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे यहाँ ऑपरेशन में 5 फील्ड्स हैं। 5 फील्ड इसका मतलब 5 बिट के लिए ऑपरेशन के लिए फील्ड दी गई है। देन सिलेक्शन के लिए 3 हैं, A B एंड एक D, तो उसके लिए ये फील्ड्स बनाई गई हैं। और तीनों में 3 हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन जा रही हैं यहाँ पे, तो उसके लिए 3 का ये बनाया गया है। अब हम एक बार इसके टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल को ज़रूर बनाना है। अब इसमें पहला है रजिस्टर्स कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं और ALU कैसे परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन। अगर बाइनरी कोड 0 0 है तो कोई भी कंडीशन नहीं है, इनपुट आउटपुट की कोई कंडीशन ही नहीं है, सब कुछ नन है। अगर 1 होता है तो R1 सेलेक्ट होगा, अगर 2 होता है तो R2 R3, मीन्स इस तरीके से सारे सिलेक्शन होंगे। देन अब इसमें अगर 0 0 की सिचुएशन आई तो ट्रांसफ़र होगा, ये सिचुएशन है तो इंक्रीमेंट होगा, अगर ये सिचुएशन है तो ये सारे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब आ जाते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैक का यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे 0 एड्रेसिंग, कोई एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को स्टोर करता है। यहाँ पे मैं एड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे बहुत फास्ट है, ये लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 2 चीज़ें हैं, मेमोरी स्टैक और रजिस्टर स्टैक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका डिफरेंस आगे भी हम देखेंगे। तो मेमोरी स्टैक को हम देख लेते हैं एक बारी। तो इस तरीके का एक स्टैक बनाएंगे जिसमें प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर एंड एक स्टैक, दिस इज द स्टैक पॉइंटर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और एक होगा डेटा रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि फेच फेज में इंस्ट्रक्शन को रीड करना, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके लगता है, ये हमें पता है। देन एड्रेस रजिस्टर एग्जीक्यूशन के फेज में जो ऑपरेंड होगा उसको रीड करेगा। जो स्टैक है वो पुश और पॉप का काम करेगा, और जो आइटम्स हैं स्टैक में दे विल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ डेटा रजिस्टर। इसकी हेल्प से मतलब यहाँ जाएंगे, फिर पॉपअप होके यहाँ आएंगे, और पुश भी यहीं से होंगे, तो वो वाला सीन है यहाँ पर। ये था मेमोरी स्टैक। अब ये है हमारा रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक में क्या होता है, 2 अलग से रजिस्टर्स होते हैं, एक फुल एक एम्प्टी, और एक मेन स्टैक है, और यहाँ पे फिर से वही डेटा से पुश होगा पॉप होगा, वही वाली चीज़ है। नेक्स्ट फुल की अगर कंडीशन में देखें, अगर फुल 0 हुआ तो ये एम्प्टी का केस होगा, कि फुल को ये मतलब ये फ्लैग्स हैं, ये बता रहे हैं कि हमें डिनोट कर रहे हैं कि अगर 0 हुआ तो एम्प्टी है, और फुल 1 हुआ तो इसका मतलब फुल है। ऐसी अपोजिट एम्प्टी में अगर एम्प्टी 0 हुआ इसका मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो मतलब फुल है। एम्प्टी अगर 1 है इसका मतलब एम्प्टी है। तो ये चीज़ें हैं।
नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। रजिस्टर्स टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होते हैं जिसको हम बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, तभी लिखा है हाई स्पीड एंड टेम्पररी स्टोरेज एरियाज। अब वैसे रजिस्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमें कुछ ही टाइप्स पढ़ने हैं, लाइक AC एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, AR एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन काउंटर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स जो हमें पढ़ने हैं। सो इनके अलावा और भी रजिस्टर्स होते हैं, लाइक AUTPR फॉर द आउटपुट रजिस्टर, INPR फॉर द इनपुट रजिस्टर, TR फॉर टेम्पोररी, फ्लैग रजिस्टर्स फॉर द स्टेटस, मीन्स स्टेटस बताना है, 0 1 से डिनोट करता है। अब इनके रजिस्टर्स के साइज़ जो है बेसिकली 8 बिट, 64 बिट, 16, 32 बिट, यही साइज़ के रजिस्टर्स आते हैं। सो CPU रजिस्टर्स का कैसे कनेक्शन है, मेन मेमोरी एंड दिस इज द होल CPU। होल CPU में बेसिकली अभी तक हम ALU और CU को पढ़ रहे थे, तो इसमें और भी रजिस्टर्स का कैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे, MAR, MDR, PC, IR एंड ऑल द रजिस्टर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्टर्स। अब हम पढ़ते हैं बस ट्रांसफ़र। सो बस ट्रांसफ़र कैन बी ऑफ 2 वेज, 2 तरीके से बस के ट्रांसफ़र होता है। वन इज़ द यूजिंग अ कॉमन बस मल्टीप्लेक्सर के साथ, एंड सेकेंड इज़ बस लाइन विद द 3 स्टेट बफर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है कई बार। तो ये है हमारी कॉमन बस जिसमें 4 मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करते हैं हम, 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स, 4 मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें 4 रजिस्टर्स हैं, सबका लास्ट पार्ट यानी कि सबका इनपुट 3 अगर हम देखें, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3 और इसका 3, ये सबका 3 इससे कनेक्टेड है, ऐसे ये सारे 3 कनेक्टेड हैं, एंड ये यहाँ से जो भी सिलेक्शन लाइन होगी वो बाहर जाएगी। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है अगर हमने मल्टीप्लेक्सर हमें इससे पहुँचाना है। सो यहाँ से सबका 2 लिया जाएगा एंड देन ये वाला सिलेक्ट होके ये जाएगा। सो दिस इज़ द वे जैसे सिलेक्ट होता है। और अगर हम इसमें टेबल की बात करें तो हम टेबल से भी समझ सकते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज 0 0 देन A विल बी सिलेक्टेड, 0 1 है तो B सिलेक्टेड, 1 0 C सिलेक्टेड एंड 1 1 है तो D सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट आते हैं बस लाइन विद 3 स्टेट बफर। अब वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज थे तो वो इश्यूज को ओवरकम ये करता है बस लाइन विद 3 स्टेट बफर। 3 स्टेट क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे ये दो स्टेट्स आती हैं। यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट तो होती है, एक और स्टेट आती है जिसको बोलते हैं कंट्रोल इनपुट, जिसमें कैरी आता है। अगर कैरी 0 हुआ तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा जाएगा यहाँ से। अगर कैरी 1 हो गया मीन्स सीधा सीधा जाएगा, यानी कि ये हाई इम्पीडेंस की स्टेट होगी, हाई इम्पीडेंस की स्टेट होगी। अगर कैरी 1 हो गया तो ये y = a हमें देगा एंड दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से ये इसका पूरा सेटअप है। एक डिकोडर होगा 2x4 का जिसमें 2 सिलेक्शन होंगे, एक इनेबल के लिए होगा, एंड ये 4 3 स्टेट बफर लगे हुए हैं। ये 4 3 स्टेट बफर है, 4 3 स्टेट बफर। ओके, मतलब 3 स्टेट बफर एक होता है, तो ऐसी एक ना हो कि हमने बहुत सारे लगाए हुए हैं। पहले वाले का ये है, ये नॉर्मल इनपुट, ये कंट्रोल इनपुट, नॉर्मल इनपुट, कंट्रोल इनपुट, नॉर्मल इनपुट, कंट्रोल इनपुट, इस टाइप से। अभी तक हमने देखा था कि बस के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम देखेंगे कि मेमोरी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली 2 काम है, एक मेमोरी में डालना, मेमोरी से मतलब बाहर करना, और एक मेमोरी में डालना। तो जब मेमोरी से बाहर जा रहा है तो दैट इज़ रीड ऑपरेशन, मेमोरी में इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ राइट ऑपरेशन। अब कंट्रोल वर्ड जो है, यानी कि जैसे कंट्रोल वर्ड होता है ऐसे एक मेमोरी वर्ड भी होता है। तो मेमोरी वर्ड जो है वो कैसे सिलेक्ट होता है,
ट्रांसफ़र के थ्रू जो भी मेमोरी एड्रेस है उसकी हेल्प से मेमोरी वर्ड सेलेक्ट होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस फॉर्म में m और जो भी एड्रेस है उसके अंदर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसमें जो भी डेटा स्टोर है इस एड्रेस पे वो कहाँ जा रहा है, डेटा रजिस्टर में। तो मीन्स हम रीड कर रहे हैं, हम आउटसाइड वर्ल्ड, जो रजिस्टर है वो मेमोरी के अंदर नहीं, वो रजिस्टर मेमोरी से बाहर है, इसके लिए आउटसाइड वर्ल्ड यही है। तो इसीलिए ये रीड ऑपरेशन हो गया। अब ये मेमोरी से बाहर दे रहे हैं, यानी कि ये रजिस्टर ये भी बाहर है मेमोरी से, तो ये क्या हो गया, राइट ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज एड्रेस फॉर्मेट्स। ये बेसिकली यूनिट 3 का पार्ट है, बट हेयर ऑल्सो वील डिस्कस। इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये सारे एड्रेसेस को पढ़ेंगे। तो पहला है ज़ीरो एड्रेसिंग। ज़ीरो एड्रेसिंग में क्या है, स्टैक यूज़, स्टैक बेसिकली यही यूज़ करता है जैसे हमने पहले देखा था। हमें इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए और बी को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए पहले हमें ए को डालना पड़ेगा, फिर हमें बी को डालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हमने टॉप ऑफ द स्टैक, टी वैसे नहीं, टॉप ऑफ द स्टैक हमने ए को डाला, बी को डाला। पुश करने के बाद जैसे ही पुश हो गया, ऑपरेंड आ गया, अब ये ऐड कर देगा, और जो भी ऐड करेगा उसको वापस से ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक में डाल देगा। अब ये वाला काम हो गया। अब हमें चेक करना है सी और डी। सी और डी में टॉप ऑफ द स्टैक पे पहले सी डालेगा, फिर डी डालेगा, दोनों को ऐड करेगा, फिर और टॉप ऑफ द स्टैक पे सी प्लस डी डाल देगा। अब हमारे पास स्टैक के अंदर ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके टॉप ऑफ द स्टैक पे दोनों का मल्टीप्लाई डाल देंगे, और फिर जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, और ये किसी भी किसी भी मेमोरी के कहीं भी एड्रेस है वहाँ पे स्टोर कर देगा एक्स पे, जो इन्होंने बताया। नेक्स्ट आता है वन एड्रेस, जहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए को हम ए सी यानी ए सी रजिस्टर में लोड करेंगे, फिर उसी में हम बी को भी ऐड करेंगे। तो ये जो है एक टेम्प्रेरी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो हमने अभी तक एक ही रजिस्टर यूज़ किया है ए सी। अब वो इस ए सी खाली हो चुका है, तो उसी ए सी में हम सी डालेंगे। जब सी हो जाएगा उसी में हम डी भी डाल देंगे, तो वहीं पे सी और डी ऐड हो जाएंगे। अब ए सी है हमारे पास और एक टेम्प्रेरी रजिस्टर है, तो ए सी में उस टेम्प्रेरी रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और इसको हम डाल देंगे एक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एड्रेस फील्ड का यूज़ किया, जो कि था एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट आते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे, जहाँ पे हम टू एड्रेस की बात करेंगे R1 एंड R2। सबसे पहले ए को हमने मूव किया R1 में, अब उसी R1, अब हमें ए के साथ ही बी को ऐड करना है, तो उसी R1 में हम बी को भी ऐड कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। अब वो वहीं स्टोर है R1 में, अब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, R2 में जाएंगे। R2 में हम C को डालेंगे, R2 में हम D को भी डालेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास R1 है, R2 है, दोनों का एडिशन हमारे पास अलग अलग सेपरेट है। अब बस सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और R1 में डाल देना है। जैसे ही R1 में मिल जाएगा, उस R1 को हम डाल देंगे एक्स नाम के किसी भी एड्रेस पर। तो सिंपली यहाँ पे दो एड्रेस का यूज़ किया, R1 और R2, दो रजिस्टर्स का। नेक्स्ट है जहाँ पे हम तीन एड्रेस को यूज़ करेंगे। तो R1 में हम पहले A और B को ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर हम C और D को ऐड करेंगे, C और D को स्टोर कर देंगे, देन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और X में डाल देंगे। ये है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स में बेसिकली क्या है, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है तो पहले हमें ऑपरेंड के पास जाना पड़ेगा। ऑपरेंड के पास किस तरीके से जाएंगे, डायरेक्टली जाएंगे, उस एड्रेस को मॉडिफाई करके जाएंगे। तो वो जो तरीका है ऑपरेंड के पास जाने का, दैट इज़ एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स के लिए बेसिकली हमें पहले इफेक्टिव एड्रेस पढ़ना होगा, जिसको हम ऑफसेट भी कहते हैं। इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो डिपेंड करेगा एड्रेसिंग मोड किस टाइप का है। उसमें जो भी कैलकुलेशन यूज़ हो रही होगी, उसको कैलकुलेशन को यूज़ करके एड्रेस हम निकालेंगे, वही इफेक्टिव एड्रेस होगा, या फिर जिसको हम ओरिजिनल एड्रेस भी कहेंगे। तो इसमें 10 टाइप्स के हमें इम्पॉर्टेंट मोड्स पढ़ने हैं। इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, ये PYQ में पूछे हुए हैं।
जो स्टार मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आ सकते हैं। रिसेंटली पूछे हुए हैं ये। अब जो ऊपर के दो हैं यानी कि इम्प्लाइड एंड इमीडिएट, इसमें कोई भी एड्रेस फील्ड यूज़ नहीं होती है। डायरेक्टली ऑपरेंड हम दिखा देते हैं कि ये ऑपरेंड है, यहाँ पे हमें कोई एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, एड्रेस में एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया होगा जहाँ पर हम जाके उस ऑपरेंड को एक्सेस कर रहे होंगे। रजिस्टर्स के ये लास्ट के जो 3 हैं, इनमें एड्रेस जो है वो प्रोसेसर के रजिस्टर पर स्पेसिफाई होगा। मीन्स प्रोसेसर के रजिस्टर में एड्रेस स्टोर होगा, फिर वहाँ से हम ऑपरेंड तक पहुँचेंगे। देन लास्ट के 3 में क्या होगा, जो एड्रेस है वो एड्रेस फील्ड में जो भी वैल्यू गिवन होगी वो, और सीपीयू के रजिस्टर में जो भी कंटेंट है, दोनों को ऐड करके जो एड्रेस आएगा इफेक्टिव एड्रेस, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे। तो ये इनके थ्रू में जाना है। पहला है इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड में जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ उसमें दिया होगा, उसकी डेफिनेशन में दिया होगा कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन में हमने दे दिया है कि ये टास्क है, तो वो डेटा के पास जाएगा, तुरंत काम कर देगा। जितने भी रजिस्टर्स हैं ये एक जो एक्यूमुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं वो इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कि ऐड हमने दिया, ऐड हैशटैग 5। ऐड हैशटैग 5 में डायरेक्टली बोल रहा है कि 5 को ऐड करो AC में, तो ये एक है। देन पुश R1। पुश R1 में हमने डायरेक्टली R1 का जो भी कंटेंट है वो स्टैक में डाल लिया। ये भी इम्प्लाइड मोड है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। CLC ये जो कैरी फ्लैग है उसको 0 पर रीसेट कर देता है, तो ये भी साफ साफ उसकी डेफिनेशन में है। तो ये होता है इम्प्लाइड मोड। यहाँ पर कोई ऑपरेंड फील्ड नहीं दी गई थी इम्प्लाइड मोड में, लेकिन इमीडिएट मोड में बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे एक ऑपरेंड फील्ड भी दी गई होगी जहाँ से हम ऑपरेंड को फैच करेंगे। लाइक एक इंस्ट्रक्शन है मूव AL35H, यानी कि जो भी डेटा इसके अंदर है, यानी ये कोई एड्रेस है, हमें नहीं पता कोई भी एड्रेस है ये मेमोरी में, इसका एड्रेस हमें AL रजिस्टर में मूव करना है, तो ये इमीडिएट मोड हो गया। ओके, इसमें ऑपरेंड फील्ड भी है। तो इन दोनों में अभी तक हमने कोई भी एड्रेस का यूज़ नहीं किया है, इन दोनों में कोई भी एड्रेस अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। अब हम फर्दर जो यूज़ करेंगे वहाँ पे एड्रेस का यूज़ होगा। तो नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि दो फील्ड होंगी, ऑप कोड एंड एड्रेस। ऑप कोड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, नेक्स्ट में एक एड्रेस होगा मेमोरी एड्रेस। तो ये मेमोरी जैसे हमें जो भी टास्क दिया है उसका एड्रेस यहाँ स्टोर है, फिर वो जाएगा मेमोरी में, मेमोरी में वहाँ पर कहीं ऑपरेंड रखा होगा, इसको फेच करेगा, फिर टास्क को परफॉर्म करेगा। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर जो एड्रेस पार्ट है वही इफेक्टिव एड्रेस कहलाता है, मीन्स यही ओरिजिनल एड्रेस और कुछ नहीं, हमें कहीं घूम फिर के नहीं जाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लाइक इस एड्रेस पे डेटा स्टोर है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी इसका कंटेंट है वो जाके हमें इसमें ऐड कर देना है। तो इसको फेच करने के लिए ये मेमोरी में जाएगा, मेमोरी के इस ऑपरेंड जो भी ऑपरेंड होगा उसको उठाकर इसके साथ ऐड कर देगा। सिंपल। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में हमारे पास मेमोरी का कोई एड्रेस स्टोर होगा, पर वो ओरिजिनल एड्रेस नहीं होगा। पहले वो किसी एड्रेस के पास जाएगा, फिर उस एड्रेस में ओरिजिनल एड्रेस स्टोर होगा, फिर वो ऑपरेंड के पास है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है ऑपरेंड के पास, इसके पास एक एड्रेस है, फिर उस एड्रेस से हम ऑपरेंड के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रेफरेंस यूज़ हो रहे हैं। एक रेफरेंस हो रहा है एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस तक जाने तक का, और दूसरा रेफरेंस उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो 2 रेफरेंस यूज़ होते हैं। सपोज ऐड A, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप का नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसको 2 बार रेफ़र किया है, मेमोरी के अंदर मेमोरी, दैट इज। नेक्स्ट इज रजिस्टर डायरेक्ट मोड। यहाँ पर ऑप कोड के साथ एड्रेस फील्ड के बजाय यहाँ पर होगा एक रजिस्टर नंबर, वो रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड स्टोर होगा। सिंपल, और कुछ नहीं है। और जो भी रजिस्टर्स होते हैं ये सारे CPU के अंदर होंगे, यानी कि प्रोसेसर के अंदर होंगे। ओके, लाइक इफ़ वी हैव
मूव R1 R2। सो इसका मतलब ये जो भी कंटेंट है R2 का वो हमें ऐड करना है R1 में। तो यहाँ पे हम रजिस्टर नंबर पे जाएंगे, वो ऑपरेंड को फेच करेगा, फिर इसके साथ ऐड करेगा। फिर है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही है यहाँ पे रजिस्टर नंबर ही है, बट ये कोई इफेक्टिव एड्रेस होगा। मीन्स ये रजिस्टर के अंदर रजिस्टर और फिर रजिस्टर से हम मेमोरी को जाकर वहाँ से ऑपरेंड को फेच करेंगे। मीन्स रजिस्टर से इफेक्टिव एड्रेस से डेटा। तो ऐसे हमें इनडायरेक्टली जाना पड़ा, डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी डबल रेफरेंसिंग यूज़ हुई है। यहाँ पर इसके अंदर जो भी रजिस्टर 1 के पास जाएगा, रजिस्टर 1 में जो एड्रेस स्टोर होगा उसके पास जाएगा, फिर उसका कंटेंट इसको देगा। तो इस तरीके से रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड वर्क करता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट अगर आप डायग्राम से भी बना देंगे तो ये एग्जामिनर समझ जाएगा। आसान है ये। फिर आता है ऑटो डिक्रीमेंट। ये कोई अलग से नहीं है, इसको अलग से कैटेगरी दी गई है, लेकिन ये रजिस्टर का ही टाइप है। अगर जो भी हम इसमें कंटेंट जो है अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहे हैं, ये अपने आप ही हो जाते हैं। मीन्स इसमें कुछ ऐसे तरीके से प्रोसेसिंग की गई होती है कि अपने आप ऑटो डिक्री या फिर ऑटो इंक्रीमेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल R1 R2। सो जो भी R2 में होगा वो पहले R1 में ऐड हो जाएगा, देन इसके बाद R2 अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमने इस टाइप का कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है। ऐड R1 R2 नेगेटिव में क्या होगा, जब पहले ये नेगेटिव होगा यहाँ पे ये पहले डिक्रीज़ होगा, एक कम होगा, फिर इसके बाद R1 में जाके स्टोर होगा। मीन जो भी आगे टास्क परफॉर्म करना है उसको करेगा। नेक्स्ट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर एड्रेस फील्ड एंड ऑप कोड दोनों होंगे। अब यहाँ पे एड्रेस फील्ड डायरेक्टली हमें मेमोरी का एड्रेस नहीं देगी। प्रोग्राम काउंटर में जो भी कंटेंट होगा उसका कंटेंट लेगा, एड्रेस का कंटेंट लेगा, दोनों को ऐड करेगा एंड देन ऑपरेंड। फिर मेमोरी में कोई स्पेसिफिक हमें एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पर ऑपरेंड स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम रिलेटिव में प्रोग्राम काउंटर का हेल्प ले रहे हैं। लाइक लोड ए PC, दिस मीन्स PC में जो भी कंटेंट है उसमें ए का एड्रेस स्टोर करो और फिर उसके बाद मेमोरी में जाके देखो वो कहाँ है और उसका ऑपरेंड ए में दो। दिस इज द थिंग। नाउ वी हैव इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इन दिस वी हैव 3 fields: ऑप कोड, इंडेक्स रजिस्टर एंड एड्रेस। तो सबसे पहले इंडेक्स रजिस्टर में इंडेक्स स्टोर होगा, कोई भी इंडेक्स। तो ये पॉइंटर टू इंडेक्स होगा। ये किसी भी मीन्स इंडेक्स रजिस्टर में इंडेक्स स्टोर होंगे और फिर ये किसी भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे भी ये भी एक रजिस्टर का सेट है। फिर ये दोनों यहाँ जाएंगे, इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, एड्रेस यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड करके फिर ये मेमोरी में उस एड्रेस पर जाकर पहुँचेगा और वहाँ पे हमें ऑपरेंड मिल जाएगा। तो इफेक्टिव एड्रेस देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट हो रहा है। पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से इंडेक्स के पास जा रहा है, इंडेक्स कैलकुलेट होने के बाद दोनों ऐड करने के बाद फिर हमें ऑपरेंड मिल रहा है। तो ये है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में BX ये कोई एड्रेस है, उसमें हमने इंडेक्स को ऐड किया। फिर इंडेक्स को ऐड करने के बाद जहाँ पर भी मेमोरी में ये स्टोर है उस पर गए, जैसे ही हमें ऑपरेंड मिला उसको हमने AX में ऐड किया और स्टोर कर दिया। सिंपल। लास्ट वी हैव बेस रजिस्टर मोड और ऑफसेट मोड। इसमें इंडेक्स रजिस्टर की जगह बेस रजिस्टर होता है। बेस रजिस्टर में एक बेसिक कोई भी रजिस्टर होगा, सपोज करिए यहाँ पे 100 है एंड तो ये 100 पॉइंट आउट करेगा इस 100 पे। ये पर्टिकुलर कोई रजिस्टर होगा तो ये यहाँ से एक एड्रेस मिलेगा और जो हमें एड्रेस दिया है वो, तो दोनों ऐड होके मेमोरी में किसी एड्रेस पर जाएंगे, उस एड्रेस पे हमें मिलेगा ऑपरेंड। तो यहाँ पे हमने इसके थ्रू ये पूरा साइकिल हुआ है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। लोड AR1। AR1 में क्या है, जो भी R1 हमारा बेस एड्रेस है, बेस रजिस्टर है सॉरी। तो बेस रजिस्टर में हमें ए का जो भी कंटेंट है वो ऐड करना है, फिर दोनों को ऐड करके हमें मेमोरी को रेफ़र करना है। मेमोरी में जहाँ पर भी ये डेटा स्टोर है उस डेटा को लेंगे एंड देन इसमें लोड कर देंगे। तो ये है पूरा टास्क। होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। आपके जो भी रिव्यूज़ हैं कमेंट डाउन करें और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं को आके नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।